लो आ जाओ भैया, डेप्रिसिएशन शुरू कर रहे हैं। जिसको पढ़ना है डेप्रिसिएशन पढ़ लो। देखो डेप्रिसिएशन सबसे पहली बात तो डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन होता है कोई भी आपकी फिक्स असेट्स है उसकी वैल्यू में जो डिक्रीमेंट होगा। जैसे 1 लाख की कोई फिक्स असेट्स है, उसकी वैल्यू घट करके 80,000 हो गई, तो ये जो वैल्यू में डिक्रीमेंट है 20,000 का, यही क्या है आपका डेप्रिसिएशन है। जैसे आप कोई मोबाइल फ़ोन लेकर आओ, फिर लिया है 1-2 साल बाद उसको वापस सेल करने जाओ, लेकर आए थे 30,000 का, लेकिन वो बिकेगा 10,000 में, 10,000 में। तो ये जो डिफरेंस है 30 से 10 का, बीच में 20,000 का, यही क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। के का मतलब है 1000। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएगी वैसे वैसे उनका मीनिंग समझाते जाऊंगा, साथ साथ लिखवाता जा रहा हूँ, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी of assets due to their constant use। constant मतलब लगातार यूज, एंड expiry of time is termed as depreciation। कि क्या बोल रही है, फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ एसेट, की एसेट्स की वैल्यू और उसकी यूटिलिटी मतलब उसकी जितनी काम करने की जो उसकी उपयोगिता है उसमें कमी आ जाना। किस कारण से कमी आना, ड्यू टू, किस कारण से कमी आना, देयर कॉन्स्टेंट यूज़, लगातार यूज़ करते रहें अपन उसका, या फिर उसका जो टाइम पीरियड था काम में लेने का। जैसे फ़ोन था, अब एंड्रॉयड सैंडविच या जिंजर ब्रेड वो अब काम नहीं करेगा कि उसका टाइम ही एक्सपायर हो गया, उसका टाइम ही निकल गया। तो ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन, उसे ही क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेना। अब R.N. कार्टर के अकॉर्डिंग देखो, R.N. कार्टर, अकॉर्डिंग टू R.N. कार्टर, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट decrease in the value of an assets from any cause, कि किसी भी कारण से आपकी एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो, आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो, और वो डिक्रीमेंट कैसा हो, परमानेंट नेचर का हो, कि उसको वापस से रीगेन नहीं किया जा सके, वही क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं डेप्रिसिएशन के। फीचर्स डेप्रिसिएशन के, पहला फीचर्स क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स एसेट FA लिख रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट्स को, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट लैंड की वैल्यू आपने देखी होगी हमेशा इंक्रीज ही होती, कभी भी डिक्रीज नहीं होती। इसलिए लैंड को छोड़ करके
जितनी भी सारी फिक्स एसेट्स हैं उन सब पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, उन सब की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। सेकंड फीचर क्या है, द फॉल, जो डिक्रीमेंट होगा, द फॉल इज ऑफ परमानेंट नेचर, परमानेंट नेचर। जो वैल्यू में डिक्रीज होगी फिक्स एसेट की वो कैसी होगी, परमानेंट होगी, मतलब इसको वापस से अचीव नहीं कर सकते आप, वही क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। फिर इट, नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीजेज only the book value of the assets, not market value. It means depreciation charge only on book value। ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डेप्रीशिएशन किस वैल्यू पर लगाया जाता है, डेप्रीशिएशन किस वैल्यू पर लगाया जाता है, और ऑप्शन आते हैं बुक वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज़ लेस, दोनों में से जो कम हो। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग ये इस पर लगा देते हैं, जबकि ये सिर्फ स्टॉक के लिए होता है। ठीक है। डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पर लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी एसेट्स की मार्केट वैल्यू कम ही हो, लेकिन उसकी बुक वैल्यू हमेशा कम ही होगी। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पर लगता है और बुक वैल्यू रेगुलर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बुक वैल्यू पर। ठीक है। टर्म डेप्रिसिएशन, फोर्थ पॉइंट लिखो, टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन respect of tangible fixed assets, tangible fixed assets की जो डेप्रिसिएशन है ये सिर्फ टेंजिबल फिक्स एसेट्स पर ही लगेगा, इसके अलावा और कोई भी एसेट्स पर नहीं लगेगा। इनटेंजिबल एसेट्स उन पर नहीं लगेगा, सिर्फ टेंजिबल फिक्स एसेट्स पर ही लगेगा। अब फिफ्थ फीचर देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इट इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि इसमें कैश का आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होता है। एक्सपेंसेस ज़ाहिर सी बात है आउटफ्लो ही होगा, लेकिन वो होता नहीं है इसमें, इसलिए ये कैसा एक्सपेंसेस माना गया है, नॉन कैश एक्सपेंसेस माना गया है। ठीक है। बिकॉज, उसके आगे लिख लो, बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट एनी कैश आउटफ्लो, इससे कोई भी कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। ओके। अब आते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन किस किस कारण से लगाया जाता है। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस किस कारण से पहला कॉज क्या है, बाय कांस्टेंट यूज़। अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को लगातार यूज़ करोगे तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, एक्सपायरी ऑफ टाइम, किस एसेट्स की लाइफ साइकिल ही पूरी हो गई हो तो वो लाइफ साइकिल पूरी कैसे होगी, धीरे धीरे करके उसकी लाइफ साइकिल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक पूरी होगी तो वो डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, एक्सपायरी ऑफ लीगल
राइट्स, ठीक है। आपने किसी एसेट्स के लिए लीगल राइट्स ले रखे हो, अगर मानो आपने कोई एसेट्स थी, उसको लीगल राइट्स इन द सेंस आपने उसको रेंट पर, लीज पर ले रखा हो, और उसका किराया जो भी बनेगा जब तक आप यूज़ करोगे, उस वही आपके लिए क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और ईयरली आप उस किराए को राइट ऑफ करते रहेंगे, ठीक है। बाय ऑब्सोलेंस, बाय ऑब्सोलेंस, OLESENCE, ऑब्सोलेंस। फिफ्थ बाय एक्सीडेंट, ये तो समझते ही होंगे आप, एक्सीडेंट, ऑब्सोलेंस। बाय डिप्लेशन, डिप्लेशन। और सेवंथ हो गया बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट, किसी एसेट्स की मार्केट प्राइस ही गिर जाए, ठीक है, किसी एसेट्स की मार्केट प्राइस ही कम हो जाए, तो वो भी क्या है, डेप्रिसिएशन का कारण है, ठीक है। अब कुछ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अदर टर्म, डेप्रिसिएशन और टर्म रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स, उनको देखते हैं अपन। सबसे पहला होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन अपन ने देख ली, तो वो वहाँ से देख लेना, ठीक है, वो अपन ने देख ही ली। दूसरा आता है डिप्लेशन, 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 DEPLETION। देखो डिप्लेशन क्या होता है, ये लगता है जैसे मानो आपके कोई कोयले की खान है, कोयले की क्या है, खान है, माइंस है। अब आप उसको यूज़ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक टाइम आएगा कि उस माइंस में से कोल निकलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोल उसमें ख़त्म हो गया। तो यही जो प्रोसेस है, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं, और उनका धीरे 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 कम होना, ग्रेजुअल डिक्रीज होना, ये क्या कहलाता है, डिप्लेशन कहलाता है। कि ऐसी एसेट्स जो एक्सट्रैक्शन के काम से जुड़ी हुई है या नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होंगे, उन पर डेप्रिसिएशन ना लग करके उनको क्या कहा जाएगा, डिप्लेशन कहा जाएगा। अब इसके बारे में लिख लेते हैं अपन। देखो, द टर्म डिप्लेशन means to measure the exhaustion, exhaustion of natural resources, ऐसे से एग्जाम्पल ले लेते हैं, और डिपॉजिट ऑयल वेल, जो तेल के कुएं होते हैं, वो उनमें भी किसी कभी ना कभी तो तेल खत्म हो गया ही, ठीक है, एक्सेट्रा। डिप्लेशन और डेप्रिसिएशन, एक कॉमन सा डिफरेंस लिख लो डिप्लेशन और डेप्रिसिएशन में। एक डिफरेंस है जिससे क्लियर हो जाएगा कि डिप्रेशिएशन में है क्या, ठीक है।
देखो डिप्लेशन में क्या लिखोगे, डिप्लेशन reduces the durability of natural resources, reduces the durability नहीं, availability, availability of natural resources। और डेप्रिसिएशन में क्या होगा, डेप्रिसिएशन में होगा, डेप्रिसिएशन मीन्स reduction in service capacity of an asset। Depreciation means reduction in service capacity of an assets। ये डेप्रिसिएशन, ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड टर्म के ऊपर अपने, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करना, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट होना क्या कहलाता है, अमोर्टाइजेशन कहलाता है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, वो एसेट्स क्या कहलाती है, इंटेंजिबल। जैसे पेटेंट, पेटेंट हो गई, कॉपीराइट हो गई, ठीक है। ये वाली जो एसेट्स है वो कहलाती है इंटेंजिबल एसेट। चलो अब देख लेते हैं इसके बारे, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ज़्यादा हार्ड टर्म नहीं, इजी इजी सा टर्म है, एक दो बार पढ़ोगे सब याद हो जाएंगे। इट मीन्स, अमोर्टाइजेशन मीन्स writing off the value of intangible assets, intangible assets, writing off the value of intangible assets like patent, copyright, trademark, goodwill, एक्सेट्रा, etc। ये अमोर्टाइजेशन। अब आ जाता है फोर्थ पॉइंट, डेलिपिडेशन। डिलिपिडेशन, डिलिपिडेशन क्या होता है, ये बहुत ही अलग सा टर्म है, कोई बताता नहीं है जल्दी से, कुछ नहीं होता। देखो मैं बताता हूँ डेलिपिडेशन क्या होता है। डेलिपिडेशन क्या होता है, जैसे मान लो अपन ने कोई असेट्स ली रेंट पर, रेंट पर कोई असेट्स ली अपन ने। अब रेंट पर आपने मानो 5 साल के लिए ली, 5 ईयर्स के लिए। अब 5 ईयर्स के बाद आप वापस जब इस असेट्स को इसके ओनर के पास लौटाने के लिए जाओगे, लौटाने के लिए जाओगे, तब वो क्या बोलेगा, बोलेगी मैंने तो जैसे दी थी एसेट्स, मुझे तो वैसी की वैसी एसेट्स चाहिए। और उस वक्त उस एसेट्स को उस कंडीशन में करने के लिए जो कॉस्ट आएगी वही क्या कहलाएगी, डेलिपिडेशन कॉस्ट कहलाएगी, उसी को डेलिपिडेशन बोलते हैं। चलो लिख लो इसके बारे में। देखो डेलिपिडेशन, डेलिपिडेशन is the amount
require to put the assets in original condition, वो डेलिपिडेशन कहलाती है। अब इसके बारे में नोट लिख लो। इट अप्लाई जनरली in case of leasehold प्रॉपर्टी। जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी ना, जो किराए पर लेते हैं, उस पर लगता है। जैसे अपन कंस्ट्रक्शन चलाते हैं, जब वो नहीं लेकर आते क्या, फंटे वगैरह किराए पर नहीं लेकर आते, जिस पर वो मिस्त्री लोग ऊपर चढ़ के ऊपर की दीवार वगैरह बनाते हैं, उस टाइप से समझ लो। ठीक है। अब फिफ्थ आती है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। की डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती क्या है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट, देखो, डेप्रिशिएबल कॉस्ट वो होती है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट मतलब किस वैल्यू पर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे असेट्स के, वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है। जैसे मानो आपने असेट्स खरीदी 1 लाख की, ठीक है, रेंट लग गया उसको घर तक लाने में 20,000 का, फिर उसको फिटिंग करवाई 10,000 उसमें लगे, तो इसकी जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी? 1,30,000 रुपये डेप्रिशिएबल कॉस्ट आएगी उसकी। यही कहलाती है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ठीक है। जिस वैल्यू पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है वही क्या कहलाती है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहलाती है। इसके बारे में लिख लो। इट मीन्स डेप्रिशिएबल कॉस्ट, इट मीन्स द हिस्टोरिकल कॉस्ट of the assets, cost of the assets including the expenditure incurred on its acquisition। कि उसको खरीदने में जो जो एक्सपेंडिचर लगे उन सब को इंक्लूड करना है, जैसे इंस्टॉलेशन एंड इम्प्रूवमेंट, और उसमें से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। लो, मतलब जो आपकी मशीन की कॉस्ट लगी है उसमें से उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दे। मतलब स्क्रैप वैल्यू मतलब ऐसी एस्टिमेटेड वैल्यू जो आपको लगता है कि हाँ लास्ट में अगर इसमें कुछ भी नहीं बचा तो ये इतने में तो बिक ही जाएगी, वो वैल्यू माइनस कर देंगे। तो वो जो टोटल कॉस्ट आएगी उसकी, वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और डेप्रिसिएशन बेस्ड होता है किस पर? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पर, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पर। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम्स में। ठीक है। अब पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, कि क्या नीड है डेप्रिसिएशन की, क्यों डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी है, और क्या इम्पोर्टेंस है डेप्रिसिएशन की, कि हमें डेप्रिसिएशन क्यों लगाना ज़रूरी है, क्या नीड है डेप्रिसिएशन की, क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला तो नीड क्या है कि टू एसरटेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, टू एसरटेन
टू एसरटेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है वो पता लगाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन P&L से चार्ज होता है और ये हमारे प्रॉफिट्स में से लेस होता है। ठीक है। दूसरा, टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपके बिजनेस की उसकी ट्रू और फेयर वैल्यू बताएं। तो टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, कि भाई हम जैसे जैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि हमें कितने साल बाद हमारी जो असेट्स है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी या कितने साल बाद वो यूज़ करने की कंडीशन में नहीं रहेगी। तो उससे हमें पता रहेगा कि हमें भाई इतने एस्टिमेटेड इतने साल बाद हमें नई एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर उसके लिए हम पहले से पैसों की व्यवस्था करने लग जाएंगे। ठीक है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। और दूस चौथा बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से क्या कर पाएंगे कि हम कैपिटल में से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से बचेंगे। आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से हम बचना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा तो हमें यूँ लगेगा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है और हम डिविडेंड वगैरह डिविडेंड वगैरह ज़्यादा बांट देंगे, लेकिन एक्चुअल में हमने हमारे एक्सपेंसेस तो लेस किए ही नहीं। ये डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस है, ये हमने लेस किए ही नहीं, मतलब हमारे खर्चे तो अभी पड़े हैं, उनको तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं और हमने प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया और हमने तो वो क्या माना जाएगा कि कैपिटल में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने पैसे। ठीक है। तो टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल की आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से बचना। और फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, टू अवॉइड ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। टू अवॉइड ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अगर जैसे मानो हमारे प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, डेप्रीशिएशन 20,000 का हमें लेस करना था और हमने लेस नहीं किया, तो हम टैक्स कितने पे देंगे? मान लो 10% टैक्स देना है तो हम पूरे 10,000 देंगे टैक्स के, लेकिन 20,000 का डेप्रीशिएशन था वो हम लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? 80,000। अब हमें 8,000 ही देना पड़ेगा। अगर हम डेप्रीशिएशन नहीं लगाएंगे तो हमें टैक्स का पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा और अगर हम डेप्रीशिएशन लगा देंगे तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि ओवर पेमेंट, यहाँ पर हम डेप्रीशिएशन नहीं लगाकर 10,000 2,000 से ओवर पे कर रहे हैं क्या? टैक्स। समझे? अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछ ही लेते हैं कभी कभार एग्ज़ाम में, कभी कभार क्या लगभग पूछ ही लेते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनको हम शॉर्ट में AS बोलते हैं। तो देखो बता देता हूँ। पहले तो जो 31/3/2016 से पहले तो जो डेप्रीशिएशन था उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से था जो कि था 6। लेकिन
31 मार्च 2016 के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया है डेप्रिसिएशन का 10। अब मैं आपको इसमें एक मेन बात बताता हूँ कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, इसको उतार लेना। डेप्रिसिएशन आपको पता है P&L से चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड टू P&L, मतलब फाइनल अकाउंट बनेंगे तब डेप्रिसिएशन P&L में लिखा जाएगा, डेबिट होगा P&L में, सीधी बात ये है। ठीक है। और ये चार्ज होगा वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। वो 3 फैक्टर कौन से हैं? पहला है कॉस्ट ऑफ असेट्स, दूसरा होगा एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स, की असेट्स की लाइफ कितनी है। और तीसरा होगा कॉस्ट ऑफ रेजिडियल वैल्यू ऑफ असेट्स, इसको स्क्रैप वैल्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो, चाहे स्क्रैप वैल्यू, एक ही बात है। ठीक है, कि असेट्स की लाइफ कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, और उसकी रेजिडियल वैल्यू कितनी है, या लास्ट में उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी। इन तीनों चीज़ों के आधार पर डेप्रिसिएशन डिसाइड होगा। ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट टॉपिक बचा है कंपोनेंट अकाउंटिंग। उसके बाद डेप्रिसिएशन के मेथड पढ़ेंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, ओके, बाय।